आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बुजुर्ग सियासतदान और मुल्क के सबसे मुअज़्ज़िज़ सियासतदानों में से एक प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले हिंदुस्तान के साबिक़ सदर इस माह के शुरू में दिमागी सर्जरी के बाद कोमा में थे। उनके बेटे अभिजीत बैनर्जी ने ट्वीट करके बताया कि भारी दिल के साथ आपको ये बताना है कि मेरे वालिद प्रणब मुखर्जी RR हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बेहतरीन काविशों के बावजूद इंतकाल कर गए हैं। हिंदुस्तान भर के लोगों की दुआओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सुबह दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने की इत्तला मिली थी। आर्मी के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल ने बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से वो सेप्टिक सदमे में चले गए थे। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और उसी दिन दिमाग में खून का एक टुकड़ा हटाने के लिए उनकी सर्जरी हुई थी। उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट हॉस्पिटल में पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। साल 2012 से 2017 तक सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012 के दरमियान फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी काम किया है। प्रणब मुखर्जी के 3 बच्चे हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत बैनर्जी और इंद्रजीत बैनर्जी। हुकूमत हिंद ने साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के बाद 7 रोज़ा कौमी गम का ऐलान किया। हुकूमत हिंद ने इस सिलसिले में ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर पूरे हिंदुस्तान में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 रोज़ा सरकारी सोग मनाया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और दीगर कायदीन ने प्रणब मुखर्जी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 2,54,51,734 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 8,51,631 अफराद की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 35,42,733 हो गया, जबकि 63,498 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,24,963 हो गई है, जबकि 827 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज़ 1,873 नए मामले सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हो गई थी। रियासत में फ़िलहाल 31,299 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 92,837 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने GST बकायाजात के हुसूल के लिए कानूनी जद्दोजहद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि GST से तेलंगाना को 4 माह में 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर तेलंगाना रियासत GST में शामिल नहीं होती तो रियासत को 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती, लेकिन मुल्क के मफादात को मलहूज रखते हुए तेलंगाना ने GST में शामिल होने का फैसला किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि मरकज़ को GST के पूरे बकायाजात अदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ कोरोना के बहाने से 1,35,000 करोड़ रुपए की रकम हासिल करना चाहती है, जो रियासतों को दिया जाना चाहिए। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत GST के 3 लाख करोड़ रुपए के बकायाजात को कम करके 1,65,000 करोड़ रुपए कर दी है, जो सरासर जुल्म है। हरीश राव ने मरकज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि GST की आमदनी में बचत होती है तो उसे हासिल कर रही है और आमदनी में कमी होती है तो रियासतों को कर्ज हासिल करने का मशवरा दिया जा रहा है, जो गैर मुनसिफाना फैसला है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को 4 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हुआ है और मरकज़ रियासतों के सेसेस को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो रियासतों का हक है। उन्होंने कहा कि NDA और UPA हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी रियासतों के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेशतर रियासतें GST के निफाज की मुखालिफत कर रही हैं। GST के बकायाजात को हासिल करने के लिए आने वाले पार्लियामेंट के इजलास को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने GST मुआवजे को जारी करने के लिए मरकज़ को मकतूब रवाना किया है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि मरकज़ कर्ज हासिल करते हुए रियासतों को GST के बकायाजात अदा करे।
वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने ज़िले वरंगल में कायम होने वाले मामुनूर एयरपोर्ट के मकाम का दौरा किया, जहां रियासती हुकूमत इस कदीम एयरपोर्ट को बहाल करने के इक़दाम कर रही है। एयरपोर्ट के मकाम का एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदारों के साथ दौरा करने के बाद वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने कहा कि वरंगल में मामुनूर एयरपोर्ट की एक तवील तारीख है और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत इस तारीखी एयरपोर्ट को दोबारा खोलने और उसकी साबिक़ा शान को बहाल करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी से कबल ये वरंगल 1930 में मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। इस एयरपोर्ट को हैदराबाद निज़ाम के आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली खान ने ख़ास तौर पर सिरपुर कागज़ नगर पेपर मिल और वरंगल में आज़म जाही मिल्स के तिजारत और ताजरीन के लिए बनाया था। उसी वक्त महाराष्ट्र में शोलापुर एयरपोर्ट भी बनाया गया था। 1980 की दहाई तक इस एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया कई मरतबा दौरे कर चुके थे। हिंदुस्तान और चीन की जंग के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर चीनी फ़ौजियों ने हमला किया था। इस दौरान वरंगल का मामुनूर एयरपोर्ट ने हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया की खिदमत की थी। इस एयरपोर्ट को कार्गो और हवाई खिदमत के मरकज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और अब तेलंगाना हुकूमत ने मामुनूर एयरपोर्ट को दोबारा खोलने का फैसला किया है, जो मुत्तहदा रियासत में नज़रअंदाज करने की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर तारक रामाराव की क़यादत में वरंगल एयरपोर्ट के क़याम के इक़दाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदारों ने बताया कि मामुनूर एयरपोर्ट के क़याम के लिए 1140 एकड़ अराजी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 700 एकड़ अराजी तैयार है और किसानों से मज़ीद 435 एकड़ अराजी खरीदने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि वज़ीर तारक रामाराव ने पहले ही मरकज़ी हुकूमत से बातचीत की है कि अराजी का हुसूल एयरपोर्ट अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा और जल्द से जल्द एयरपोर्ट को इसकी साबिक़ा अज़मत पर वापस लाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरे में चीफ विप विनय भास्कर, अरकान असम्बली आर रमेश, सी धर्मारेड्डी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहदेदार मौजूद थे। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने नए ख़दम ग्रीन स्पेस इंडेक्स रैंकिंग के आगाज़ का ऐलान किया ताकि रियासत में सरसब्जी और शादामी में इजाफा किया जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम ज़रिए ट्विटर के ज़रिए इसका ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना के तमाम शहरी इदारे जात मकामी के लिए रैंकिंग की जाएगी ताकि शहरों और टाउन्स में मुसाबकत के जज्बे को फ़रोग़ दिया जा सके। इससे हरीता हरम के तहत सरसब्जी और शादामी में इजाफा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर मुजाहरा करने वाले बल्दिया को तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर अवार्ड दिया जाएगा। हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा। वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत मेडचल जिले के कलेक्टर दफ्तर में SC/ST सब्सिडी के जरिए मंजूर गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक स्कीम के तहत स्टार्टअप इंडिया के तहत SC/ST सरमायाकारों को गंगावरम पोर्ट के ताजिरों के साथ किए गए माहदे और SBI नाचाराम बैंक की माली मदद से ये लारियां तकसीम की जा रही हैं। SC/ST ताजरीन को 150 करोड़ की सरमायाकारी से 500 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत टी प्राइड पॉलिसी के तहत SC और ST को मराद दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों को हुकूमत का ताउन हासिल रहेगा। वज़ीर एक्साइज V श्रीनिवास गौड़ ने टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन मैनेजर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत सयाहती इलाकों में सीरियल्स की शूटिंग के लिए ज़रूरी मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना तारीखी इमारतें रखने वाली खूबसूरत रियासत है, जहाँ पर शूटिंग्स के लिए कई सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर ने प्रोडक्शन मैनेजरों को समझाया कि सीरियल शूटिंग के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आसपास कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास तारीखी मकामात, KCR पार्क, ख़दीम किला, मुल्क का सबसे बड़ा इको टूरिज़म पार्क मणिकुंडा, नलामला जंगलात, सयाहत के इलाकों के अलावा बहुत से मुनासिब मकामात मौजूद हैं। महकमे सयाहत शूटिंग के ज़रूरी इंतजाम करने में मुआवनत करेगी। वज़ीर ने मैनेजर्स पर जोर दिया कि वो मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। కిచెన్ ఉంది, రకరకాల ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు దూరం వస్తున్నప్పుడు కానీ మీకు కావాల్సిన మన సినీ రెసిషన్ ఉండటాన్ని మాకు కొంత ఓ 50% ఏదైనా ఒక బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ ఏదున్నారంటే సినిమా వాళ్ళు చూసినా, సీరియల్ వాళ్ళు చూసినా, ప్రజలు చూసినా వాళ్ళకి ఏంటంటే దే వాంట్ అంటే వాళ్ళు ఆ లొకేషన్ అదర్ దెన్ ఇప్పుడు అంటే మా అప్రోచ్ నుంచి టూరిజంకి అప్రోచ్ ఏంటంటే అది చూసి ప్రజలు వస్తారు అక్కడ. అది మా కాన్సెప్ట్ కూడా ఏంటంటే
జనరేషన్ కూడా దాని రిజర్వేర్ ఫుల్ అది పక్కల పిల్లల మరి ఆర్కియాలజీ క్రీస్తు పూర్వం నాటి ఉన్నాయి క్రీస్తు పూర్వం తర్వాత కోయిల్ సాగర్ తర్వాత సోమశిల దాని నుంచి బోటి నల్లమల ఇవిలకండి। तेलंगाना हाईकोर्ट में रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की तामीर के खिलाफ कांग्रेस कायद वंशी चंद्र रेड्डी की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले को बैन रियासती आबी तनाज़ा करार देते हुए दरखास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि दरखास्त को आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद एक्ट के तहत समाअत के लिए कबूल किया जाए। बेंच ने सवाल किया कि दो रियासतों के दरमियान पैदा होने वाले आबी तनाज़े किस तरह हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार में आ सकते हैं, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील श्रावण ने अदालत से कहा कि वो इस मसले पर दरखास्त से मुशावरत के बाद अपने मौक़िफ़ को वाज़े करेंगे, जिस पर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने मीडिया के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत 20 दिन तक असम्बली का इजलास मुनक़िद करने का इरादा रखती है, लेकिन ख़तई फैसला असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में किया जाएगा। असम्बली इजलास में 4 बिल पेश किए जाने का इम्कान है। असम्बली इजलास कोविड क़वाइद के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग और दर्जे हरारत बताने वाली मशीनें नस्ब की जा रही हैं। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया जाएगा। ऐवान में नशिस्तें समाजी फासले को बरकरार रखते हुए तरतीब दी गई हैं। काउंसिल में 8 नशिस्तें कायम की गई हैं। प्रेस गैलरी के साथ विजिटर्स गैलरी में समाजी फासले का बंदोबस्त किया जा रहा है। सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ऐवान में नए रेवेन्यू एक्ट लाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चेयरमैन कानून साज काउंसिल ने कहा कि मैंने PV नरसिम्हा राव से 3 या 4 बार मुलाकात की थी जब वो वज़ीर तालीम थे। कृष्णा के पानी के हुसूल में तेलंगाना हुकूमत कानूनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कृष्णा के पानी का सरखा कर रही है। उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डीपाडु प्रोजेक्ट एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट है और इसके अलावा रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन की तामीर भी गलत है। उन्होंने कहा कि पोतिरेड्डीपाडु के खिलाफ वो और जाना रेड्डी ने हुकूमत को मकतूब रवाना किए थे। उस वक्त वो कांग्रेस में थे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत में तेलंगाना के किसी भी वजीर ने इस मामले के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में अदम ऑक्सीजन की वजह से मरीजों की मौत वाक़ई हो रही है। सरकारी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गदवाल के सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए उन्होंने वहां के हालात का जायज़ा लिया, वहां पर मरीजों के इलाज से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में सरकारी हॉस्पिटल्स की तरक्की नहीं हुई है। दिन ब दिन देहातों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और इस मर्ज से मुतासर होने वाले अफराद मौत की नींद सो रहे हैं, लेकिन KCR हुकूमत गहरी नींद सो रही है। उन्होंने वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की नुमाइंदगी करने वाले गदवाल की हालत इतनी अबतर है तो दूसरे दवाखानों की हालत किस तरह होगी। गरीब आवाम तिब्बी खिदमात से महरूम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी ने श्रीसैलम बरकी प्लांट में हुए हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए शिकायत की है। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इस हादसे की CBI के साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के ज़रिए तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस हादसे को मुजरिमाना नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है। इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे से बाज़ अफराद को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि CBI तहकीकात कराने पर तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। गैर तजुर्बेकार रिटायर्ड MD प्रभाकर राव रहने की वजह से ट्रांसको नुकसान में चल रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि प्रभाकर राव के दौर में बरकी खरीदी के लिए
तलब किए गए टेंडर्स की तहकीकात होनी चाहिए। श्री सैलम बरखी प्लांट में हादसे से खानगी अफराद को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से बरखी किस तरह से ख़रीदी जा रही है उसका खुलासा आवाम के सामने किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुजूराबाद में प्रवीण यादव की मौत हरासानी की वजह से हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवीण यादव हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। हुजूराबाद हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट की हरासानी की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। सुपरिंटेंडेंट ने अचानक प्रवीण यादव को मुअत्तल कर दिया जबकि वो 3 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। इस मामले पर भट्टी विक्रमार्का ने सरकारी हॉस्पिटल के दौरे के दौरान सुपरिंटेंडेंट पर केस दर्ज करने का मुतालबा किया तो पुलिस ने कांग्रेस कायदीन पर उल्टा केस दर्ज किए। इस मामले पर अदालत से रुजू होने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि इंसानी हकूक़ कमीशन से भी इस मामले की शिकायत की जाएगी। हॉस्पिटल को हमारा सीएलपी लीडर भट्टी साहब आए जब वहाँ जो एक हफ्ता पहले वहाँ की हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण यादव ने मर गया। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रवीण रेड्डी का हरासमेंट की वजह 2017 में उसका नौकरी दिया गया और 2020 तक काम कर रहे। बीच में केसीआर किट का गलत एनरोलमेंट करने के लिए सुपरिटेंडेंट ने कहा, इन्हें मना किया तो इसको सस्पेंड किया गया और इन्हें कोर्ट से आर्डर लाने के बावजूद भी सुपरिटेंडेंट ने नहीं माना और इसके ऊपर उल्टा पुलिस केस लगवाया। 8 महीने का बच्चा इसका प्रवीण यादव का बेटा है और माँ बेटी सब जोरू सब आके मंत्री से मिलने के बावजूद भी वहाँ उसका नौकरी फिर नहीं दिया गया। इस बीच में प्रवीण यादव ने मर गया। तो यही बात वहाँ कांग्रेस से एमएलए खड़े कौशिक रेड्डी ने सुपरिटेंडेंट से पूछा, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कत्ल का जिम्मेदारी आप ही है बोल के सुपरिटेंडेंट से बोले तो उन्हें उसके ऊपर केस होता बोल के सोच के उल्टा कौशिक रेड्डी के ऊपर केस लगाया। मैं ये गवर्नमेंट से सरकार से यही डिमांड करता हूँ, ये पूरा इशू के ऊपर एक सही इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के ऊपर हमको उम्मीद नहीं है, इसीलिए एचआरएस को भी हम जा रहे। तो ये इशू में आखिर ये प्रवीण यादव भी एक टीआरएस स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है, उनका ही पार्टी कार्यकर्ता को उन लोग नौकरी से निकाल के हरासमेंट करने के वजह ही मर गया। इसका जो जिम्मेदारी आदमी है प्रवीण रेड्डी, उसके ऊपर मर्डर केस लगाना अभी भी हम लोग बोल रहे और एक केस के ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। और जो केसीआर किट का गलत तरीका से इंफॉर्मेशन लागू लोड करने के लिए बोला गया, कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए बोया। कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला को उनके वादे याद दिलाने के लिए उन्होंने 2 सितंबर को मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने अवाम से जो वादे किए थे वो भूल चुके हैं, इसलिए वजीर आला से मुलाकात वो करना चाहते हैं। अगर वजीर आला वक्त देंगे तो उनसे मिलकर वो मसाइल की यकसोई का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला वक्त नहीं देंगे तो वो और उनकी दुख्तर प्रगति भवन के रूबरू बैठ जाएंगे और एहतजाज करेंगे। सीएम साहब का अपॉइंटमेंट पूछ रहा था, मीडिया के सामने पूछा मैं 2 तारीख को अपॉइंटमेंट दो सीएम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंस का या स्टेट का कॉन्स्टिट्यूंस का जो आप मैनिफेस्टो करें, थोड़ा हम भी थोड़ा प्रॉमिसेस करें, इसीलिए एक अपॉइंटमेंट होना बोल के सीएम साहब को एक दरख्वास्त किए थे। आज भी मैं ऑफिशियली भी अपॉइंटमेंट पूछा 2 तारीख के दिन। भाई 2 तारीख का दिन ये सीएम साहब का अपॉइंटमेंट में ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये मुस्लिम के लिए 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, एसटीज़ को 12% रिजर्वेशन का क्या हुआ, वही डबल बेडरूम को क्या हुआ, या जीएचएमसी हैदराबाद में या हमारे संगारेड्डी पे या स्टेट पे डबल बेडरूम हर एक गाँव को, हर एक बल्दिया में, म्यूनसिपालिटी में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक गांव को आप डबल बेडरूम दे तो बोले। आज वो भी नहीं हुआ। वो क्या हुआ, वही थी दलितों को एससीओस को हर एक गांव में 3 एकड़ जमीन दे तो बोल के बोले थे, वो क्या हुआ। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे पढ़े हैं वो लोगों को जॉब्स नहीं है, हम बोले 3000 देंगे, सीएम साहब बोले केसीआर साहब हम 3016 देंगे, ठीक है, वोटा उधर ही करें, वो क्या हुआ।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने बीबी के अलम के जुलूस के दौरान कोविड गाइडलाइंस पर अमल न करने पर 6 मामले दर्ज किए हैं। ये मामले मीर चौक, चादरघाट, रैन बाजार, डबीरपुरा और चार मीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। किसकी शिकायत पर ये मामला दर्ज किए गए हैं ये अभी वाजे नहीं हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस वजीदार जो उस वक्त जुलूस के बंदोबस्त की ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी शिकायत पर ये मामला दर्ज हुए हैं। पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 1950, वबाई इमराज एक्ट 1897 और हुकूमत के कोविड-19 के इंसदाद के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है जो इतवार के दिन बीबी के अलम के जुलूस में हज़ारों लोगों की शिरकत को जिन लोगों ने यकीनी बनाया था। गणेश विसर्जन के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में महकमे आबरसानी, महकमे बल्दिया बरखी, महकमे R&B के अलावा महकमे पुलिस के अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अमन व ज़ब्त की बरकरारी के साथ कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए गणेश विसर्जन और ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में एडिशनल CP शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान और CP तरुण जोशी के अलावा दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत भर में आए सैलाब के बाद तबाह फसलों के मुतासरीन को फिल फॉर इमदाद जारी की जाए। किसान अपनी फसलों की तबाही की वजह से सख्त परेशान हैं। बीजेपी किसान मोर्चे की जानिब से आज कमिश्नर ज़राअत के दफ्तर वाक़े रूबरू फतेह मैदान स्टेडियम पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने किसान मोर्चे के इंचार्ज व रियासती बीजेपी जनरल सेक्रेटरी गुज्जला प्रवीण रेड्डी और बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। ख़बल अज़ीम मीडिया से बात करते हुए प्रवीण रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। నేను దేనికంటే దాని సిద్ధం కాళేశ్వరంతోని ఒక్క ఎకరం కూడా రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం मेरा नाम है सुगुणाकर राव, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा। आज तेलंगाना में किसानों के मुद्दे लेकर ये एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी और कमिश्नरेट के सामने हम लोग धरना कर रहा है। तेलंगाना सरकार ने जो ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उस किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है। उसको जो बीमा पेमेंट करना है वो करने के पे नहीं है और जो इनपुट सब्सिडी भी देने के लिए भी इच्छा नहीं है। क्षेत्र में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ कोई अधिकारी जाके नुकसान का कोई एस्टिमेशन भी नहीं किया गया। उसके खिलाफ हर एक किसान जो नुकसान हुआ था वो सब लोगों को कंपेंसेशन पेमेंट करना और जितना कंपेंसेशन से फसल बीमा में मिलता उतना कंपेंसेशन ये तेलंगाना सरकार देना बोल के डिमांड से आज हम लोग ये धरना कर रहा है। अभी तो तेलंगाना सरकार ने किसानों के ही खराब बहुत कर रहा है बोल के बता रहा है और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट्स के बिना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए सोच रहा है। जो केंद्र के सरकार के जो स्कीम्स रहता है यहाँ तेलंगाना में इम्प्लीमेंट के करना। गैस लीकेज की अफवाहों के बाद जोगुलंबा गढ़वाल जिले के अस्पताल में आज अफरा तफरी फैल गई, जिसके नतीजे में कई मरीज हॉस्पिटल से भाग गए। उन्हीं में एक दमे का मरीज भी था जिसकी शिनाख्त कृष्णैया के नाम से हुई। दवाखाने से बाहर निकलने के बाद वो गिर पड़ा और हलाक हो गया। कृष्णैया जो कि आत्मकोर का मुतवत्तिन था, वेंटिलेटर पर था, लेकिन अफरा तफरी में वो भी हॉस्पिटल से भाग गया। ताहम सांस लेने में उसे शदीद तकलीफ हुई और उसकी मौत वाक़ हो गई। ये अफवाहें उस वक्त फैल गईं जब कुछ मरीजों ने बच्चों के वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर से सफ़ेद धुएं को निकलते हुए देखा। अगरचे कि हॉस्पिटल के अमले ने तेज़ी से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सिलेंडर के वॉल को बंद कर दिया, ताहम अफवाहों ने मरीजों में खौफ व हुरास पैदा कर दिया था।
ग्रेटर हैदराबाद के चंद इलाकों में 2 सितंबर चारशंबे को पानी की सरबराही मजदूद रहेगी। हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों ने यह बात बताई। अहदेदारों के मुताबिक कृष्णा मरहला दुवम के 1400 mm मेन रिंग 1 के पाइपलाइन के जंक्शन के कामों को चारशंबे की सुबह 6 बजे से जुमेरात की सुबह 6 बजे तक अंजाम दिया जाएगा, जिसकी वजह से चारशंबे के दिन चंद इलाकों में पानी की सरबराही बंद रहेगी। जिन इलाकों में आबरसानी की सरबराही बंद रहेगी उनमें मेहदीपट्टनम, कारवान, लंगर हाउस, काकतिया नगर, हुमायूं नगर, तालागड्डा, आसिफ नगर, MES शेखपेट, OU कॉलोनी, टोली चौकी, मल्लेपल्ली, विजयनगर कॉलोनी, बोजागुट्टा, जियागुड़ा, रेड हिल्स, सेक्रेटेरिएट, ओल्ड MLA क्वार्टर्स, अल्लावंडा, गगन महल, हिमायत नगर, बदवेल, हैदरगुड़ा, राजेंद्र नगर, ऊपरपल्ली, सुलेमान नगर, MM पहाड़ी, अत्तापुर, चिंतलमेट, किशनबाग, मनीकोंडा, गंधमगुड़ा, नारसिंगी, किस्मतपुर शामिल हैं। मां की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए बेटे के पास रकम मौजूद न होने की वजह से उस बेटे ने मां की लाश को सड़क पर ही छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स इलाके में 68 साला खातून भागीरथी एक हफ्ता कबल निज़ामबाद से बंजारा हिल्स इलाके में वाक़े शौकत नगर में अपने बेटे के घर आई थी। इतवार की रात उस खातून की मौत वाक़ हो गई। अफराद ख़ानदान को शुबा था कि उस खातून की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिसकी वजह से ख़ानदान का कोई भी फ़र्द उसकी आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हुआ और बेटे के पास मां की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए रकम ना होने की वजह से बेटे ने मां की लाश को चादर में लपटकर सड़क के किनारे छोड़ दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए लाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। ఈరోజు మాకు 2 o'clock ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ లుంబిని మాల్ ఎదురుగా ఫుట్పాత్ మీద ఒక బ్లాంకెట్లో ఒక మా డెడ్ బాడీ కప్పి ఉందని చెప్పేసి ఇమీడియట్లీ మేము మా SS రామరెడ్డి, రాంబాబు, నేను ఇమీడియట్లీ స్పాట్కి వచ్చి చూసాము. వచ్చి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక 65 to 70 years ఓల్డ్ లేడీ ఉంది. ఆమె తర్వాత వెరిఫై చేస్తే ఆమె ఇక్కడ మన TV9 ముందర మాస్క్ దగ్గర ఆమె బెగ్గింగ్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. బెగ్గర్ లెక్క ఐడెంటిఫై అయింది. సో మరి ఆమె చనిపోయి ఇక్కడ మరి ఎవరేసారు అనేది తెలియలేదు. బట్ దాంట్లో ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఇంజరీస్ లేవు. సో దాంట్లో వేరే ఇంజరీస్ అయితే కనపడలేదు కాబట్టి మేము ఇమీడియట్లీ మార్చికి తరలించి కేసు రిజిస్టర్ చేసి తర్వాత ఎంక్వైరీ చేసి అది కూడా అనుకుంటారు ఏమైనా కరోనా తగిన చనిపోతే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏమో చేయొచ్చేమో అని చెప్పేసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఇది 2 o'clock మాకు మెసేజ్ వచ్చింది. అంతకుముందు హాఫ్ అన్ అవర్ మధ్యాహ్నం టైంలోనే మేబీ, మార్నింగ్ అయితే ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఎంత బిజీ రోడ్లో మార్నింగ్ పడేస్తే ఎవరో ఒకరు చెప్పు ఉండాలి. నాకు తెలిసి హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్, ఎందుకంటే ఎంత బిజీ రోడ్లో। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के कसूरवार मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर पीर को 1 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्माने की रकम ना अदा करने पर उन पर 3 साल की वकालत पर रोक लगाने और 3 माह की सज़ा का हुक्म दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आज प्रशांत भूषण तौहीन अदालत मामले पर यह हुक्म सुनाया। प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसकी अदायगी 15 सितंबर तक करनी है। जुर्माना अदा न करने पर प्रशांत भूषण 3 साल तक वकालत नहीं कर सकेंगे और उन्हें 3 माह की सज़ा भुगतनी भी होगी। जस्टिस मिश्रा, BR गोई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने 25 अगस्त को प्रशांत भूषण के अपने ट्वीट्स के लिए माफ़ी मांगने से मना करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। बेंच ने प्रशांत भूषण के ट्वीट के लिए माफ़ी मांगने से मना करने का जिक्र करते हुए कहा कि माफ़ी मांगने में क्या गलत है, क्या ये लफ्ज़ इतना ख़राब है। समाअत के दौरान बेंच ने प्रशांत भूषण को ट्वीट पर अफसोस जाहिर न करने के लिए अपने रुख पर गौर करने के लिए 30 मिनट का वक्त भी दिया था। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।